नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 1 जिसका नाम है इतिहास के साधन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि हमने प्राचीन और मध्ययुगीन भारत के इतिहास का अध्ययन किया है। इस वर्ष हम आधुनिक भारत के इतिहास के साधनों का अध्ययन करेंगे। इतिहास के साधनों में भौतिक, लिखित और मौखिक साधनों का समावेश होता है। इसी भांति आधुनिक तकनीकी विज्ञान पर आधारित दृश्य, श्रव्य तथा दृश्य श्रव्य साधनों का भी समावेश होता है। देखिए बच्चों, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, प्राचीन और मध्ययुगीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ा है ना। 7वीं कक्षा में आपने मध्ययुगीन भारत के बारे में पढ़ा था। अब इस वर्ष हमको क्या पढ़ना है, आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इतिहास के साधन, मतलब इतिहास के कौन कौन से साधन होते हैं, इनके बारे में हम पूरा यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहला साधन कौन सा है, भौतिक साधन। तो इसमें क्या दिया गया है कि इतिहास के भौतिक साधनों में विभिन्न वस्तुओं, सिक्कों, प्रतिमाओं और पदकों आदि साधनों का समावेश किया जा सकता है। देखिए बच्चों, भौतिक साधन में कौन कौन से चीज़ों का समावेश होता है। देखो, विभिन्न वस्तुओं, सिक्कों, प्रतिमाओं, सिक्का आपको पता है ना, फिर प्रतिमा मतलब कोई मूर्ति रहती है, ठीक है, और पदकों, इनका समावेश होता है। अभी हम सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे वस्तुओं क्या होते हैं, फिर सिक्के, प्रतिमाओं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आगे दी गई हैं तो आपको समझ में आएंगी। अभी के लिए बस आप इतना ही देखो, अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे हम किसकी, भवन और वास्तु की। देखो यहाँ पे मैंने बोला ना कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो देखो ये जो वास्तुओं लिखा था ना, इसके बारे में देखो, वास्तु समझ में आ रहा है। तो ये क्या होता है, कैसे होता है वो यहाँ पर देखो। आधुनिक भारत का ऐतिहासिक कालखंड यूरोप के और विशेष रूप से अंग्रेज सत्ताधीशों और भारतीय रियासतदारों की शासन व्यवस्था का कालखंड माना जाता है। इस कालखंड में विभिन्न भवनों, पुलों, सड़कों, प्याऊ, फव्वारों जैसी वस्तुओं का निर्माण किया गया। इन भवनों में प्रशासनिक कार्यालयों, अधिकारियों, नेताओं तथा क्रांतिकारियों के आवासों, रियासतदारों के रजवाड़ों, किलों, कारावासों जैसी इमारतों का समावेश होता है। इन वास्तुओं में अनेक भवन अथवा इमारतें आज अच्छी स्थिति में देखने को मिलती हैं। कुछ वास्तुएं राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित की गई हैं, तो कुछ भवनों में संग्रहालय स्थापित किए गए हैं, जैसे अंडमान की सेल्युलर जेल। तो चलो सबसे पहले मैं आपको इतना समझा देती हूँ। यहाँ पर क्या दिया गया है कि आधुनिक भारत का ऐतिहासिक कालखंड यूरोप के और विशेष रूप से अंग्रेज सत्ताधीशों और भारतीय रियासतदारों की शासन व्यवस्था का कालखंड माना जाता है। मतलब ये जो आधुनिक भारत का कालखंड है, ठीक है, ऐतिहासिक जो कालखंड है, ये यूरोप के और विशेष रूप से अंग्रेज सत्ताधीशों, मतलब ये जो आप अभी पढ़ने वाले हो आधुनिक भारत का इतिहास, तो ये कौन सा कालखंड है, जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे, ठीक है, अंग्रेजी शासन था, ठीक है, तो इनका कालखंड माना जाता है। ओके, इस कालखंड में विभिन्न भवनों, पुलों, सड़कों, प्याऊ, फव्वारों जैसी वस्तुओं का निर्माण किया गया था। और ये जो कालखंड था आधुनिक भारत का, इसमें कई तरह के भवन पता है ना आपको, भवन का निर्माण किया गया था। फिर पुल भी आपको पता होगा, सड़कों, प्याऊ, फव्वारों जैसी वस्तुएं, ये सभी क्या है, वास्तुएं हैं। ठीक है, पुलों, सड़कों मतलब पुल, सड़क, प्याऊ, फव्वारे, ये सभी क्या है, वास्तु है। तो इनका निर्माण किया गया था इस कालखंड में। इन भवनों में प्रशासनिक कार्यालयों, अधिकारियों, नेताओं तथा क्रांतिकारियों के आवासों, रियासतदारों के रजवाड़ों, किलों, कारावासों जैसी इमारतों का समावेश होता है। और इन भवनों में किनका समावेश होता है, यहाँ पर जो भी नाम लिखे गए हैं ना, इनके इमारतों का समावेश होता है। मतलब ये जैसे अभी के टाइम पे कैसा, अगर कोई कार्यालय रहता है, समझो सरकारी कामकाज जहाँ पे होता है, तो उसके लिए एक अलग से भवन बनाया जाता है ना, तो वैसे ही उस टाइम पे भी बनाया गया था। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पर क्या दिया गया है कि इन वास्तुओं में अनेक भवन अथवा इमारतें आज अच्छी स्थिति में देखने को मिलती हैं। मतलब ये जो वास्तुएं हैं इतनी सारी, ठीक है, इनमें कुछ इमारतें ऐसी हैं जो बहुत ही अच्छी मतलब देखने को मिलती हैं, ऐसा नहीं लगता कि ये इतनी पुरानी है। ठीक है, कुछ वास्तुएं राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित की गई हैं, तो कुछ भवनों में संग्रहालय स्थापित किए गए हैं। मतलब ये जो वास्तुएं हैं किसी को
राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित कर दिया गया है। तो कुछ भवनों में क्या स्थापित किए गए हैं, संग्रहालय स्थापित किए गए हैं, मतलब वहाँ पर पुरानी चीज़ें रखी गई हैं जहाँ पर लोग देखने के लिए उनको जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है अंडमान की सेल्यूलर जेल। ठीक है, आगे देखो, यदि हम इन वास्तु स्थानों पर जाते हैं तो हमें तत्कालीन इतिहास, स्थापत्य शास्त्र और वास्तु के स्वरूप के आधार पर तत्कालीन आर्थिक संपन्नता के विषय में जानकारी मिलती है। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर हम इन जगहों पर जाते हैं, ठीक है, इन स्थानों पर जाते हैं जहाँ पर ये वास्तु है, ठीक है, तो इससे हमें जो इस कालखंड का जो भारत था, ठीक है, भारत का जो इतिहास था उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। आर्थिक संपन्नता कैसी थी उसकी भी जानकारी हमको प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे अंडमान की सेल्यूलर जेल में जाने पर स्वतंत्र वीर सावरकर के क्रांतिकारियों के विषय में, मुंबई के मणि भवन अथवा वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में जाने पर गांधी युग के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे ही देखो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि अंडमान की जो सेल्यूलर जेल है उसमें जाने पर जो स्वतंत्र वीर सावरकर थे, ठीक है, उनके क्रांतिकारियों के विषय में हमको जानकारी मिलती है। फिर मुंबई के मणि भवन अथवा जो वर्धा में सेवाग्राम आश्रम है वहाँ पर जाने से गांधी युग, मतलब जब गांधी जी थे, ठीक है, तो उस युग के इतिहास की जानकारी हमको प्राप्त होती है। इसलिए अगर आप इतिहास के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हो तो ये सारे वास्तु जहाँ पर स्थित हैं, ठीक है, इन स्थानों पर जाइए, घूमिए, तो आपको उस टाइम का जो इतिहास था, ठीक है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, वस्तु संग्रहालय और इतिहास, क्या तुम जानते हो? अच्छा चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। क्या दिया इसमें, इतिहास के अध्ययन हेतु वस्तु संग्रहालय द्वारा विभिन्न वस्तुओं, चित्रों, छायाचित्रों जैसी विविध वस्तुएं संरक्षित रखी जाती हैं। देखो बच्चों, जो आपका संग्रहालय होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या किया जाता है, जो भी वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जो पुरानी वस्तुएं होती हैं, कोई चित्र होते हैं, छायाचित्र होते हैं, ये सारी वस्तुएं वहाँ पर संरक्षित रखी जाती हैं। ठीक है, पुणे के आगा खां पैलेस में स्थित गांधी स्मारक संग्रहालय में हम महात्मा गांधी द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं, दस्तावेजों को देख सकते हैं। जैसे जो पुणे में आगा खां पैलेस है, ठीक है, वहाँ पे स्थित जो गांधी स्मारक संग्रहालय है उसमें आप महात्मा गांधी जी द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं, मतलब महात्मा गांधी जी जो वस्तुएं उपयोग करते थे, ठीक है, उनको या फिर दस्तावेजों को आप देख सकते हैं। देखो ये है आगा खां पैलेस, जो कहाँ पर है, पुणे में है। ठीक है, तो कभी मौका मिले तो आप जाइएगा ज़रूर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्रतिमाएं और स्मारक की। देखो अभी हम यहाँ पे भौतिक साधन के ही बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी हम आगे नहीं गए हैं। जैसे भौतिक होते हैं, लिखित होते हैं, मौखिक होते हैं, तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, भौतिक साधनों की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, भवन और वास्तु, समझ में आया आपको, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, प्रतिमाएं और स्मारक। ठीक है, तो चलो इसके भी बारे में पढ़ते हैं। क्या दिया यहाँ पर, स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात समय में अनगिनत व्यक्तियों के स्मारकों का निर्माण प्रतिमाओं के रूप में किया गया। देखो यहाँ पर क्या दिया है कि स्वतंत्रता पूर्व मतलब स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता पश्चात, पश्चात मतलब क्या होता है, बाद, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद के समय में अनगिनत मतलब जिनको आप गिन भी नहीं सकते व्यक्तियों के स्मारकों का निर्माण प्रतिमाओं के रूप में किया गया। अभी स्मारक क्या होते हैं, जैसे किसी ने कुछ अच्छा काम किया, बहुत महान है, तो उनका स्मारक बनवा दिया जाता है, मतलब उनकी प्रतिमा बना दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आधुनिक भारत के इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से ये प्रतिमाएं भी महत्वपूर्ण हैं। और बच्चों सुनो, ये जो प्रतिमाएं हैं ये आधुनिक मतलब अगर आपको आधुनिक भारत का अध्ययन करना है, ठीक है, समझो यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है, आपने पढ़ लिया, लेकिन आप कैसे सच मानोगे, जब आप उन प्रतिमाओं को देखोगे तो आपको लगेगा हाँ हाँ मैंने जो पढ़ा था वो सच में ऐसा हुआ था। ठीक है, तो ये क्या है, ये मतलब ये जो प्रतिमाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है अगर इसको अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए तो। विभिन्न प्रतिमाओं के आधार पर हमें तत्कालीन शासकों और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। देखो यहाँ पर यही लिखा है कि ये जो विभिन्न प्रतिमाएं होती हैं उनके आधार पर हमको तत्कालीन शासकों मतलब उस टाइम पे जो वो शासक थे, ठीक है, और जो समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे उनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है।
प्रतिमा के नीचे पार्टी पर संबंधित व्यक्ति का पूरा नाम, जन्म, मृत्यु का उल्लेख, उस व्यक्ति के कार्यों का संक्षेप में उल्लेख, जीवन पट के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अच्छा, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो जैसे किसी की प्रतिमा होती है तो उसके नीचे जो पार्टी रहती है उस पे जन्म लिखा रहता है, मृत्यु लिखा रहता है, उन्होंने क्या काम किया था, मतलब किस लिए वो इतने महान कहलाए, तो ये सारी चीज़ें संक्षेप में लिखी होती हैं। तो इन सभी की भी जानकारी हमको प्राप्त होती है जब हम इन स्मारकों को देखते हैं, वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं। ठीक है। महात्मा ज्योतिराव फूले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमाओं की तरह विभिन्न घटनाओं की स्मृति में निर्माण किए गए स्मारक भी संबंधित घटनाओं का कालखंड, उन घटनाओं से जुड़े व्यक्ति आदि की जानकारी देते हैं। जैसे विभिन्न स्थानों के शहीद स्मारक, देखो जो अलग अलग स्थान होते हैं वहाँ पर शहीद स्मारक बनाए गए होते हैं। ठीक है। इससे हमें उन घटनाओं की जानकारी मिलती है कि किस कालखंड में क्या हुआ था। ठीक है। तो ये सभी स्मारक क्या है, भौतिक साधन है जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसको आप समझ लेना। अब चलो आगे देखो क्या दिया है। अच्छा, यहाँ पे अभी आपका ये जो भौतिक साधन था ना, ये ख़त्म होता है। तो भौतिक साधन में आपको क्या क्या पढ़ना है, भवन और वास्तु के बारे में पढ़ना है, और प्रतिमाएं और स्मारक, जो आपको समझ में आ ही गई होंगी, है ना। पूरा हमने इतना पढ़ा तो आप समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पर देखो हम पढ़ने वाले हैं लिखित साधन के बारे में। अब ये लिखित साधन क्या होते हैं, तो लिखित से ही आपको समझ में आना चाहिए, मतलब लिखा हुआ, कुछ तो लिखा हुआ है ना। देखो यहाँ पे लिखित साधन दिए गए हैं, चलो देखते हैं। पत्राचार, पत्रिकाएं, ये क्या है, लिखित साधन है। फिर विदेशी व्यक्तियों का लेखन, उसके बाद समाचार पत्र, चरित्र पुस्तकें, आत्मचरित्र, फैक्ट्री रिकॉर्ड्स। तो इसको आप समझना। देखो पत्राचार, पत्रिकाएं, पत्रिकाएं मतलब देखो उस टाइम पे भी तो पत्रिकाएं होती होंगी ना, समाचार पत्र होते होंगे जैसे हमारे टाइम पे, अभी के टाइम पे है, तो उस टाइम पे भी होते होंगे, है ना। कई तरह की पुस्तकें होती होंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, फैक्ट्री रिकॉर्ड्स, मतलब वहाँ उस टाइम पे जो फैक्ट्रियाँ चलती होंगी। देखो जब फैक्ट्री में, मतलब अगर फैक्ट्री है तो वहाँ पे नाम भी तो लिखे होंगे ना, कि कौन आया कौन गया, ये सारी चीज़ें मतलब पूरी एक रिकॉर्ड करके तो उसमें रखी होंगी। जो भी वर्कर्स रहेंगे उनका नाम वगैरह पता, तो ये जो सभी फैक्ट्री रिकॉर्ड्स हैं उनसे भी हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विदेशी व्यक्तियों का लेखन, मतलब जो विदेशी व्यक्ति थे उन्होंने कुछ लेखन किया है, ठीक है, भारत के बारे में, तो उससे भी हमको जानकारी मिलती है। तो ये सभी साधन क्या है, लिखित साधन है। समझ में आया। ऊपर तो हमने भौतिक साधन के बारे में पढ़ा कि स्मारक हम देखते हैं, प्रतिमाएं देखते हैं, ठीक है, वास्तुएं जब देखते हैं तो हमको इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हाँ ठीक है, लेकिन लिखित साधन भी होते हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखित साधनों के बारे में पढ़ेंगे। चलो देखो यहाँ पर पहला हम क्या पढ़ेंगे, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। चलो देखो, समाचार पत्रों द्वारा हमें समसामयिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही समाचार पत्रों में किसी घटना का गहन विश्लेषण, विद्वानों की मत प्रतिक्रियाएं, संपादकीय लेख प्रकाशित होते रहते हैं। हमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है। देखो बच्चों, ये जो समाचार पत्र होते हैं, ठीक है, इनके द्वारा हमको जो भी घटनाएं प्रेजेंट में हो रही हैं, मतलब अभी वर्तमान में जो हो रही हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर कोई घटना होती है तो उसके बारे में बहुत ही गहरा विश्लेषण लिखा होता है। ठीक है, विद्वानों की मत प्रतिक्रियाएं उसमें होती हैं, संपादकीय लेख प्रकाशित होते रहते हैं। ठीक है, हमें तत्कालीन राजनीतिक, मतलब जो उस टाइम पे चल रहा है, तत्कालीन मतलब क्या, तुरंत का, ठीक है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है। ये बात थी समाचार पत्र की। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने समाचार पत्र की बात की। अभी चलो आगे देखो, स्वतंत्रता पूर्व समय में ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, केसरी, दीनबंधु, अमृत बाजार जैसे समाचार पत्र जन जागरण के महत्वपूर्ण साधन थे। अब सुनिएगा, स्वतंत्रता के पहले, मतलब जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब कौन कौन से समाचार पत्र थे, इसको समझना। ज्ञानोदय था, ज्ञान प्रकाश, केसरी, मतलब जो जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले भी समाचार पत्र होते थे, न्यूज़पेपर्स होते थे। ओके, तो यहाँ पे नाम दिए गए हैं, केसरी, दीनबंधु, अमृत बाजार, ये सभी क्या थे, समाचार पत्र थे जो जन जागरण के महत्वपूर्ण साधन थे। मतलब उन्हीं की वजह से, तो ये समाचार पत्रों की वजह से तो लोगों को जानकारी प्राप्त होती थी।
है ना। उस टाइम पे टीवी इतना नहीं चलता था, है ना, घर घर टीवी भी कहाँ होते थे। तो क्या करते थे लोग, इन्हीं समाचार पत्रों के ही वजह से न्यूज़ ले पाते थे, मतलब हर जगह का समाचार पा पाते थे। इन समाचार पत्रों के आधार पर हम अंग्रेज शासन की भारत के विषय में निर्धारित नीतियों और उनके भारत पर हुए परिणामों के विषय में अध्ययन कर सकते हैं। अब सुनिएगा, ये जो समाचार पत्र हैं ये हमारे उपयोग में आ कैसे सकते हैं। अभी तक तो हमने समाचार पत्र की ही बात की। अब अगर हमको इतिहास के बारे में जानना है तो ये जो समाचार पत्र है ना, ये हमारे बहुत काम आ सकते हैं। क्योंकि अगर वो जो पुराने समाचार पत्र हैं तो उसमें तो उस टाइम की बात छपी होगी ना, तो जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि अंग्रेज मतलब जो अंग्रेज थे, ठीक है, वो कैसे थे, कैसे शासन करते थे। क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो उनके बारे में लिखा होगा। जब अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहे थे तो उनके बारे में उस अखबार में कुछ तो लिखा होगा, तो हमको उसके विषय में जानकारी प्राप्त होगी अगर हमें वो समाचार, मतलब अगर हम उन समाचार पत्रों को पढ़ें तो, ठीक है। अंग्रेजों के शासनकाल में समाचार पत्र मात्र राजनीतिक जागरण ही नहीं अपितु सामाजिक पुनर्जागरण के साधन के रूप में भी कार्य कर रहे थे। विष्णु शास्त्री चिपलूणकर ने मासिक पत्रिका निबंधमाला में लोकहितवादी उर्फ गोपाल हरि देशमुख ने साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर में लिखे सतपत्र द्वारा विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर भाष्य किया। अब इसको समझिएगा। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि अंग्रेजों के शासनकाल में समाचार पत्र मात्र राजनीतिक जागरण ही नहीं, देखो जो अंग्रेजों का शासनकाल था उसमें ये जो समाचार पत्र थे ये बस राजनीतिक जागरण ही नहीं अपितु क्या थे, सामाजिक पुनर्जागरण के साधन के रूप में कार्य कर रहे थे। समझ में आ रहा है? क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखो, सामाजिक पुनर्जागरण मतलब समाज को जगाना, ठीक है, इसके साधन के रूप में कार्य कर रहे थे। कौन कर रहे थे? समाचार पत्र, ठीक है। आगे क्या दिया है कि विष्णु शास्त्री चिपलूणकर ने मासिक पत्रिका निबंधमाला में लोकहितवादी उर्फ गोपाल हरि देशमुख ने साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर में लिखे सतपत्र द्वारा विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर भाष्य किया। तो ये इनकी पत्रिकाएं हैं, ठीक है, जिनकी मदद से इन्होंने क्या किया, समाज को जगाया, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पर मानचित्र और प्रारूप। मानचित्र और प्रारूप ये भी क्या है, लिखित साधन ही है। देखो जो कुछ भी लिखा है, चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी लिखित साधन है, बस आप इतना समझ लो, ठीक है। भौतिक साधन मतलब क्या, जो आपको दिखाई दे रहा है, मतलब जो समझो उससे देखने के लिए आपको कहीं पे जाना पड़ता है, ठीक है, जैसे कि स्मारक, प्रतिमाएं, संग्रहालय, ये सभी क्या हैं, भौतिक साधन है। और लिखित साधन मतलब जो कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, आप वो समझ लो, वो सभी क्या है, बहुत लिखित साधन है, ठीक है। तो मानचित्र और प्रारूप ये क्या है, लिखित साधन है। चलो इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। मानचित्र को भी इतिहास का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, मतलब ये जो मानचित्र है ये भी इतिहास का महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि मानचित्र की सहायता से कोई भी शहर या फिर गांव कितना बदल रहा है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे समझो कोई गांव है, ठीक है, तो अभी उसमें एक आधी घर है तो वैसा मानचित्र बनाया जाएगा। फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद क्या होगा, वहाँ पर थोड़े बदलाव होंगे तो उसके हिसाब से मानचित्र बनाया जाएगा, ठीक है। फिर थोड़ा और विकास होगा, धीरे धीरे वो गांव शहर में बदल जाएगा तो फिर उसका मानचित्र अलग हो जाएगा, है ना। तो जब आप उन मानचित्रों को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये गाँव पहले कैसा था और अब कैसा हो गया। तो आप मानचित्र को क्या कह सकते हो, ये क्या है, महत्वपूर्ण इतिहास का, बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास का साधन है। समझ में आया आपको? चलो आगे देखो, यहाँ पर क्या दिया है कि अंग्रेजों के शासनकाल में सर्वे ऑफ इंडिया इस स्वतंत्र विभाग की स्थापना की गई। मतलब जब अंग्रेजी शासनकाल था तब उस टाइम पे सर्वे ऑफ इंडिया इस स्वतंत्र विभाग की स्थापना की गई थी। इस विभाग ने भारत के विभिन्न प्रांतों और शहरों के वैज्ञानिक पद्धति से सर्वेक्षण कर मानचित्र बनाए हैं। मतलब ये जो विभाग था सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया है, भारत के विभिन्न प्रांतों और शहरों के वैज्ञानिक पद्धति से सर्वेक्षण करके मानचित्र बनाए हैं, ठीक है। मानचित्रों की भांति वास्तु विशारदों द्वारा बनाए गए प्रारूप भी भवन, स्थापत्य शास्त्र के तथा किसी क्षेत्र के विकास
के चरणों का अध्ययन करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। मतलब देखो, अगर आपको मतलब किसी जगह के बारे में क्या करना है, उसका अध्ययन करना है, तो ये मानचित्र आपके बहुत काम आ सकते हैं, है ना। किसी क्षेत्र का कितना विकास हुआ, कितना नहीं हुआ, पहले कैसा था, अब कैसा था, तो इन सभी जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, ये सभी आपको मानचित्र की सहायता से प्राप्त हो सकती हैं। ठीक है, जैसे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट विभाग के पास मुंबई बंदरगाह के मौलिक प्रारूप हैं। जैसे यहाँ पे देखो उदाहरण भी दिया है कि जो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट विभाग है, ठीक है, इसके पास क्या है, मुंबई बंदरगाह के मौलिक प्रारूप है। ठीक है, प्रारूप है वहाँ पे। ठीक है, इस बंदरगाह को विकसित करते समय वास्तु विशारद और अभियंताओं द्वारा बनाए गए ढांचे प्रारूप भी हैं। ठीक है, इन ढांचों प्रारूपों के आधार पर हमें मुंबई महानगर के विकास की जानकारी मिल सकती है। मतलब ये जो ढांचे हैं, प्रारूप है, ठीक है, ढांचे प्रारूप एक ही होते हैं, तो इनकी हेल्प से हमको मुंबई महानगर के विकास की जानकारी भी प्राप्त हो सकती है। तो ये तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया था कि ये जो मानचित्र हैं हमको अध्ययन में कितने काम आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका लिखित साधन खत्म होता है। अब हम बात करेंगे मौखिक साधन की। अब आपको नाम से ही समझना चाहिए, मौखिक, मौखिक मतलब मुंह, ठीक है, बोलने वाला, समझ में आ रहा है। तो बोलने वाला साधन अभी देखो कौन कौन से हैं, इसको देखिएगा। मौखिक साधन लोकगीत, फिर पोवाड़े, उसके बाद लोक कथाएं, प्रसंग वर्णन, साक्षात्कार, नाटक जलसे, कला समूह, ओवियां मतलब चक्की के गीत, और स्फूर्ति गीत। ये सभी क्या है बच्चों, मौखिक साधन हैं, जिनके बारे में हम पूरा यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। ये देखो आगे तो बात करेंगे हम स्फूर्ति गीत की। अब ये होता क्या है, कैसा होता है, चलो देखते हैं। तो क्या दिया इसमें, स्वतंत्रता आंदोलन के समय अनगिनत स्फूर्ति गीत रचे गए। उनमें से कई स्फूर्ति गीत लिखित स्वरूप में उपलब्ध हैं, परंतु अनगिनत अप्रकाशित स्फूर्ति गीत स्वतंत्रता सेनानियों को कंठस्थ हैं। इन स्फूर्ति गीतों द्वारा हमें स्वतंत्रता पूर्व समय की स्थितियों और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्राप्त होने वाली प्रेरणा की जानकारी मिलती है। अच्छा, तो चलो यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्या लिखा है, स्फूर्ति गीत। स्फूर्ति गीत मतलब देखो, स्फूर्ति मतलब क्या होता है, ताजगी। ठीक है, क्या होता है, स्फूर्ति आ जाना, मतलब एकदम से तरोताज़ा हो जाना, नए काम करने के लिए एकदम से तैयार हो जाना। ठीक है, तो स्फूर्ति गीत नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए, ये जो गीत है ना, ये दूसरों को क्या देने वाला है, प्रेरणा देने वाला है। जैसे अभी स्वतंत्रता के पूर्व हमारे ऊपर किसका मतलब कौन राज करते थे, अंग्रेज। अभी अंग्रेजों को हटाना है, तो जो क्रांतिकारी थे, ठीक है, उन्होंने मतलब क्या किए थे, आंदोलन, देखो कई सारे आंदोलन हुए थे अंग्रेजों को भगाने के लिए, है ना। तो उसी में कुछ स्फूर्ति गीत भी मतलब इनकी भी रचना की गई थी। किस लिए, लोगों को प्रेरणा देने के लिए कि हमें क्या करना है, अपने भारत देश को आज़ाद कराना ही है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर यह दिया गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय अनगिनत स्फूर्ति गीत रचे गए। मतलब जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उस टाइम पे अनगिनत, आप उनको गिन भी नहीं सकते, इतने स्फूर्ति गीत रचे गए थे। उनमें से कई स्फूर्ति गीत लिखित स्वरूप में उपलब्ध हैं, और उनमें से कई जो स्फूर्ति गीत हैं वे कैसे हैं, लिखित स्वरूप में उपलब्ध है, मतलब लिखे गए हैं। परंतु अनगिनत अप्रकाशित स्फूर्ति गीत स्वतंत्रता सेनानियों को कंठस्थ है। लेकिन अनगिनत और अप्रकाशित मतलब वो कैसे हैं, वो कहीं पे लिखे गए नहीं हैं, बस वो स्वतंत्रता सेनानियों को क्या है, कंठस्थ हैं। मतलब जो सेनानी थे, ठीक है, सेनानी हैं, उनको कंठस्थ हैं। इन स्फूर्ति गीतों द्वारा हमें स्वतंत्रता पूर्व समय की स्थितियों और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्राप्त होने वाली प्रेरणा की जानकारी मिलती है। मतलब ये जो स्फूर्ति गीत है, ठीक है, इनसे हमको स्वतंत्रता पूर्व, मतलब जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस टाइम की स्थिति, मतलब उस टाइम पे स्थिति कैसी थी, उनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये तो बात थी स्फूर्ति गीत की, जो एक प्रकार का क्या है, मौखिक साधन है। अब यहाँ पे अगला देखो क्या दिया है, पोवाड़े। तो इसमें क्या दिया गया है कि पोवाड़ों के माध्यम से किसी घटना अथवा व्यक्तियों के कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। देखो ये जो पोवाड़े होते हैं ना, इनके माध्यम से हमको किसी घटना या फिर व्यक्तियों के कार्यों की
जानकारी प्राप्त होती है। अंग्रेजों के शासनकाल में 1857 ईस्वी, देखो यहाँ पे 1857 आएगा, 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता युद्ध विभिन्न क्रांतिकारियों के शौर्य का प्रदर्शन पर आधारित पवाड़े रचे गए। मतलब अंग्रेजों के शासनकाल में जो स्वतंत्रता युद्ध हुआ था 1857 में, ठीक है, तो विभिन्न क्रांतिकारियों ने जो अपना शौर्य दिखाया था तो उनके आधार पर पवाड़े रचे गए। ठीक है, इन पवाड़ों का उपयोग किस लिए किया गया? तो देखो, इन पवाड़ों का उपयोग लोगों में चेतना और प्रेरणा निर्माण करने के लिए किया गया था। स्वतंत्रता युद्ध के समान ही सत्य शोधक समाज द्वारा किया गया शोषित वर्ग का जागरण, संयुक्त महाराष्ट्र का संघर्ष जैसी घटनाओं पर आधारित पवाड़े भी रचे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका मौखिक साधन है ये खत्म होता है। इसमें आपने क्या क्या पढ़ा आप समझ लेना एक बार, स्फूर्ति गीत और पवाड़े। ठीक है, और भी मौखिक साधन है, इनको भी आप याद करके रख सकते हो। लोकगीत हो गया, प्रसंग वर्णन, मतलब किसी प्रसंग का वर्णन, जो लोग क्या मतलब किसी प्रसंग का वर्णन करते हैं तो हमको तब उस टाइम की जानकारी मिलती है ना। ओवियाँ मतलब चक्की के गीत, तो ये सभी आते हैं मौखिक साधन में। अब यहाँ पर हम अगला क्या बात करेंगे, देखो दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य साधन। देखो दृश्य मतलब क्या होता है देखना, श्रव्य मतलब क्या होता है सुनना, तो दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य साधन। तो चलो इसमें देखते हैं क्या दिया है। वर्तमान समय में तकनीकी विज्ञान के विकास के फलस्वरूप फोटोग्राफी, ध्वनि मुद्रण, फिल्म आदि कलाओं का विकास हुआ है। देखो बच्चों, वर्तमान समय में जो विज्ञान है वो बहुत ही आगे बढ़ चुका है ना। तो इसकी ही वजह से हमको जो इसी की वजह से जो विज्ञान की ही वजह से क्या हुआ है, जैसे अभी कोई फिल्म बन रही है तो किसकी वजह से बन पा रही है, विज्ञान की वजह से। फोटो खींच पा रहे हैं किसकी वजह से, विज्ञान की वजह से। कोई भी गाना रिकॉर्ड कर लेते हैं किसकी वजह से, विज्ञान की वजह से, है ना। तो ये जो सभी फिल्म बन रहे हैं, ये जो फोटो लिए जा रहे हैं, तो ये सभी इतिहास के साधन हो सकते हैं कि नहीं। मतलब भविष्य में अगर किसी को अध्ययन करना हो इतिहास के बारे में तो वो इन सारी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं अध्ययन करने के लिए, है ना। तो ये सभी क्या है, दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य साधन, मतलब इनमें ये आते हैं। ठीक है, अभी छायाचित्र की बात करेंगे, मतलब फोटो की। तो इसमें क्या दिया है, देखो छायाचित्र आधुनिक भारत के इतिहास के दृश्य स्वरूप के साधन है। मतलब ये जो छायाचित्र है ये आधुनिक भारत के इतिहास की क्या है, दृश्य स्वरूप के साधन है। ठीक है, छायाचित्रण कला का आविष्कार होने पर विभिन्न व्यक्तियों, घटनाओं तथा वस्तुओं के छायाचित्र खींचे जाने लगे। मतलब जब इस फोटोग्राफी का आविष्कार हुआ तब उसके बाद विभिन्न व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं के छायाचित्र मतलब उनके फोटोज खींचे जाने लगे। इन छायाचित्रों द्वारा हमें व्यक्तियों तथा घटित प्रसंगों की दृश्य स्वरूप में हूबहू जानकारी प्राप्त होती है। मतलब ये जो फोटो होते हैं, देखो कोई व्यक्ति है तो जब उसका फ़ोटो खींच करके रखा हुआ होता है तो समझो वो व्यक्ति अभी नहीं है और उसके बारे में बात की जा रही है, तो वो फ़ोटो दिखा करके बोल सकते हैं कि यह आदमी ऐसा था, ऐसे कपड़े पहनता था, ऐसे रहता था, है ना। तो उससे क्या होता है, ये जो फोटोग्राफी है इसकी वजह से हमें किसी भी व्यक्ति या फिर कोई घटना हो, कोई वास्तु हो, तो इनके बारे में हूबहू जानकारी प्राप्त होती है। मध्य युग में व्यक्ति कैसे दिखाई देते थे अथवा घटनाएं किस किस प्रकार घटित हुई, इनके चित्र उपलब्ध हैं, परंतु वे चित्र कितने विश्वसनीय हैं इस बारे में शंकाएं उपस्थित की जाती हैं। ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या दिया है कि मध्य युग में व्यक्ति कैसे दिखाई देते थे, मतलब उस टाइम पे लोग कैसे दिखाई देते थे, मध्य युग की बात की जा रही है। हाँ, या फिर घटनाएं किस किस प्रकार घटित हुई, इनके चित्र तो उपलब्ध हैं, लेकिन वे चित्र कितने विश्वसनीय है ये हम नहीं कह सकते। देखो फोटो नहीं है, चित्र है, ओनली चित्र, मतलब किसी चित्रकार ने वो चित्र बनाए हैं, तो किसी चित्रकार ने बनाए हैं तो उस पर हम कितना विश्वास करें, है ना। अच्छा, आपके सामने एक चित्र रखा है और एक फ़ोटो रखी है, तो बताइए आप दोनों में से किस पर ज़्यादा विश्वास करेंगे, फ़ोटो पर ना। तो यहाँ पर वही दिया गया है कि मतलब जो चित्र हैं वो तो उपलब्ध है लेकिन फिर भी उसमें शंकाएं उपस्थित की जाती हैं। अतः इन चित्रों की तुलना में छायाचित्रों को अधिक विश्वसनीय माना जाता है। मतलब ये जो चित्र होते हैं अगर हम इनकी तुलना करें तो ये जो छायाचित्र होते हैं ना उनको अधिक विश्वसनीय माना जाता है। मतलब फ़ोटो पर ज़्यादा विश्वास किया जाता है। आप भी तो वही करेंगे ना, चित्र है फ़ोटो है तो किस पे विश्वास करेंगे, फ़ोटो पे ही करेंगे, है ना। क्योंकि फ़ोटो में एकदम हमको सामने से दिखाई दे रहा है और चित्र किसी ने तो बनाया है, समझ में आ रहा है, वो हुबहू नहीं है। व्यक्तियों के छायाचित्रों द्वारा वे लोग कैसे दिखते थे, उनके परिधान कैसे थे, इस विषय में जानकारी प्राप्त होती है।
प्रसंगों अथवा घटनाओं के छायाचित्रों द्वारा वह प्रसंग अथवा घटना आंखों के सामने मूर्तिमान हो जाती हैं। वास्तु अथवा वस्तु के छायाचित्रों द्वारा उनका स्वरूप ध्यान में आता है। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि व्यक्तियों के छायाचित्रों द्वारा वे लोग कैसे दिखते थे, उनके परिधान कैसे होते थे, इस विषय में जानकारी प्राप्त होती है ना। अगर व्यक्तियों के फोटो होते हैं तो हमको, जब हम उनको देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि ये जो लोग थे वो कैसे दिखते थे, वो कैसे कपड़े पहनते थे। परिधान मतलब क्या होता है, कपड़े, ठीक है। और इस विषय में जानकारी मिलती है। फिर कोई घटना हुई है तो उसका छायाचित्र अगर उपलब्ध है तो वो समझो कहीं पे कुछ भी घटना हो गई, कहीं पे बम ही फूट गया, ठीक है, तो उसका जब छायाचित्र होता है, फोटो होता है, तो हम देख करके उसका एहसास कर सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा, ठीक है, इसकी वजह से। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जो छायाचित्र होते हैं ये हमको इतिहास का अध्ययन करने में बहुत ही हेल्प करते हैं, ठीक है। चलो अभी आगे देखो, ध्वनि मुद्रित मतलब रिकॉर्ड करते हैं ना कोई भी गाना वगैरह, तो ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलो देखते हैं। छायाचित्रण कला की भांति ध्वनि मुद्रण मतलब रिकॉर्डिंग का तकनीक का आविष्कार भी महत्वपूर्ण है। देखो जैसे छायाचित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमको इतिहास का अध्ययन करने में बहुत हेल्प करता है, वैसे ही जो रिकॉर्डिंग है ना ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ध्वनि मुद्रित अथवा रिकॉर्ड इतिहास के श्रव्य के स्वरूप के साधन है। मतलब ये जो रिकॉर्ड है ये कौन सा साधन है, श्रव्य स्वरूप। श्रव्य स्वरूप मतलब क्या होता है, सुनना, ठीक है ना। श्रव्य मतलब क्या होता है, सुनना, ठीक है। वर्तमान समय में नेताओं अथवा महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा दिए गए भाषण, गीत ध्वनि मुद्रित स्वरूप में उपलब्ध है। देखो वर्तमान समय में जो नेता होते हैं या फिर कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई भाषण देते हैं, ठीक है, तो उनके जो भी भाषण है वो क्या कर दिए जाते हैं, रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो समझो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है, तो ये कोई भी भाषण देते हैं तो उनको रिकॉर्ड कर दिया जाता है, फिर बार बार उनको टीवी पे चलाया जाता है ना। तो ये क्या है, आपका श्रव्य साधन है, उनका उपयोग इतिहास के साधन के रूप में किया जा सकता है। मतलब ये जो रिकॉर्डिंग है इनका उपयोग इतिहास के साधन के रूप में किया जा सकता है। जैसे स्वयं रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा गाए हुए जनगण मन राष्ट्रगीत अथवा सुभाष चंद्र बोस के दिए वक्तव्य का उपयोग आधुनिक भारत के इतिहास के अध्ययन में श्रव्य साधन के रूप में किया जा सकता है। जैसे देखो यहाँ पे उदाहरण भी दिया है कि जो रविंद्रनाथ ठाकुर जी थे, ठीक है, उन्होंने जनगण मन क्या किया था, मतलब गाया था। फिर राष्ट्रगीत या फिर सुभाष चंद्र बोस के दिए वक्तव्य मतलब उन्होंने जो वक्तव्य दिया था, ठीक है, उसका उपयोग आधुनिक भारत के इतिहास के अध्ययन में श्रव्य साधन के रूप में किया जा सकता है। मतलब उनकी रिकॉर्डिंग अभी भी उपलब्ध है तो उनका उपयोग हम कर सकते हैं इतिहास का अगर हमको अध्ययन करना है तो इनका उपयोग हम इतिहास के श्रव्य साधन के रूप में कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तो बात हो गई किसकी, रिकॉर्डिंग की। अब हम बात करेंगे फिल्में, अभी फिल्मों की बात करेंगे, उसके बाद आपका ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखो इसमें क्या दिया है, फिल्म आधुनिक तकनीकी विज्ञान का अनूठा आविष्कार माना जाता है। 20वीं शताब्दी में फिल्म के तकनीकी विज्ञान में बड़ी मात्रा में उन्नति हुई। देखो जो फिल्म का तकनीकी विज्ञान था इसकी सबसे ज़्यादा उन्नति, बड़ी मात्रा में उन्नति कब हुई, 20वीं शताब्दी में हुई। याद रखना अभी कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं, ठीक है, तो 20वीं शताब्दी में हुई। 1913 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी। कब रखी, 1913 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी थी। समझ में आया। भारतीय स्वतंत्रता युद्ध में दांडी यात्रा, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसी ऐतिहासिक घटनाओं के ध्वनि चित्रफीते फिल्में उपलब्ध हैं। देखो जो भारतीय स्वतंत्रता युद्ध था इसमें दांडी यात्रा आपको पता होगा गांधी जी ने की थी, ठीक है, नमक आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, तो इन सभी घटनाओं के आधार पर मतलब इन सभी घटनाओं के आधार पर फिल्में बनाई गई हैं जो अभी भी उपलब्ध हैं। इन चित्रफीतों मतलब फिल्मों के कारण घटित घटनाएं हमें ज्यों का त्यों देख सकते हैं। देखो ये जो फिल्में होती हैं अभी वो घटनाएं में तो हम थे नहीं कि हमको पता चलेगा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो हूबहू जानकारी हमको इन फिल्मों के द्वारा प्राप्त होती है क्योंकि फिल्म उसी के आधार पर बनाए गए थे। तो जब हम उन फिल्मों को देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि ऐसे ऐसे
कोई भी आंदोलन हुआ था, दांडी मार्च ऐसे हुआ था, नमक आंदोलन ऐसे हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन ऐसे हुआ था, है ना। तो ये फिल्म भी हमको आधुनिक भारत के अध्ययन में बहुत ही हेल्प करते हैं। प्राचीन और मध्य युग की तुलना में आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करने के लिए विपुल मात्रा में और विविध प्रकार के साधन उपलब्ध है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्राचीन और मध्य युग, देखो प्राचीन और मध्य युग की अगर मैं बात करूँ तो उनमें कितने साधन थे। देखो प्राचीन में कितने, 3 ही साधन थे, एक तो भौतिक, फिर लिखित और मौखिक। और अगर मैं मध्य युग की बात करूँ तो इसमें भी भौतिक, लिखित और मौखिक। लेकिन जो हमारा क्या है आधुनिक भारत है, इसका अगर हमको अध्ययन करना है तो इसके लिए मतलब ज़्यादा साधन उपलब्ध है। जैसे हमने भौतिक देखा, लिखित देखा, मौखिक देखा, फिर हमने श्रव्य साधन भी देखे, है ना, दृश्य तथा श्रव्य साधन देखे ना, तो ये ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, ऐसा यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, फिर आगे क्या है कि अभिलेखागार में संरक्षित कर रखे हुए अनगिनत लिखित साधन भी उपलब्ध हैं। लिखित साधनों का उपयोग करते हुए किन विचारों से प्रेरित है, किसी घटना की ओर देखने का साधनकर्ता का क्या दृष्टिकोण रहा, इसकी जांच कर लेनी चाहिए। इन साधनों का संरक्षण करना आवश्यक है। ऐतिहासिक साधनों का संरक्षण किए जाने पर ही इतिहास की यह समृद्ध परंपरा हम भावी पीढ़ियों को सौंप सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो आपका पाठ था इतिहास के साधन, ये यहाँ पे पूरा कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये जो पाठ है ये समझ में आया होगा। आपको मुख्यतः क्या क्या पढ़ना है, देखो भौतिक साधन पढ़ लेना, ठीक है, भवन और वास्तु के बारे में, फिर प्रतिमाएं और स्मारक, उसके बाद क्या पढ़ना, लिखित साधन के बारे में पढ़ लेना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद क्या पढ़ोगे, मौखिक साधनों के बारे में जो यहाँ पर हमने पढ़ा था। फिर लास्ट में क्या पढ़ोगे, ध्वनि तथा श्रव्य साधन, है ना, ध्वनि, ये देखो कहाँ पर था, ध्वनि नहीं, दृश्य श्रव्य, ठीक है, दृश्य श्रव्य साधन, तो इनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, बहुत ही आसान पाठ है। ठीक है।